नमस्कार। लाख की चूड़ियाँ प्रश्नाभ्यास कहानी से प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। अब कल तक हम लोगों ने भाग 1 एवं भाग 2 के अंतर्गत लाख की चूड़ियों का पाठ समझा। आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान देंगे। पहले शब्दार्थ देख लेंगे। पढ़ाते पढ़ाते हमने वैसे शब्दों के अर्थ बता दिए हैं, लेकिन फिर भी लिखित रूप से आप अपनी कॉपी में ये इन शब्दों के अर्थों को लिख लीजिए। चाव मतलब रुचि, सलाख धातु की छड़ होती है, मुंगेरी गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। अक्सर इस मुंगेरी का प्रयोग कपड़े धोने में किया जाता है और इसको लाख की चूड़ी बनाते समय इसको आकार देने के लिए किया जाता है। पैतृक मतलब पिता से प्राप्त, पैतृक व्यवसाय था। खपत मतलब बिक्री, वस्तु विनिमय मतलब वस्तु में आदान प्रदान करना। कसर मतलब घाटा पूरा करना। नाजुक मतलब कोमल। पगड़ी मतलब पाग जो सर पर पुरुष धारण करते हैं, पहनते हैं। मचिया मतलब सुतली की बुनी हुई छोटी सी चौकोर खाट होती है बैठने के लिए। मुखातिब होकर मतलब देख कर बात करना। डलिया मतलब टोकरी। फबना मतलब शोभा देना। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव क्यों जाता था और बदलू को मामा न कहकर काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर रहने जाता था। जैसे अन्य बच्चे जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में बिताने, वैसे लेखक भी गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर जाता था। उसे बदलू काका के रंग गोलियां मिलती थी। बदलू काका उसे रंग बिरंगी गोलियां देते थे। इन सुंदर गोलियों से कोई भी बच्चा इनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था, इसलिए लेखक भी इन गोलियों के आकर्षण से बदलू के पास जाता था। चूंकि वो उसके मामा के गांव का था, इसलिए उसे मामा कहकर बुलाना चाहिए, लेकिन गांव के अन्य बच्चे बदलू को काका कहकर बुलाते थे। उसी के चलते लेखक भी उन्हें काका के नाम से बुलाने लगे। मामा के गांव का होने के कारण लेखक को उन्हें मामा कहना चाहिए था, किंतु वह बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका के नाम से पुकारते थे। प्रश्न दूसरा, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? विनिमय मतलब आदान प्रदान, लेन देन। वस्तु विनिमय मतलब वास्तु नहीं ये वास्तु नहीं, वस्तु होना चाहिए, वस्तु। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु में आदान प्रदान करना। पहले लोग एक वस्तु लेकर बदले में पैसे न देकर कोई अन्य वस्तु आवश्यकता अनुसार दे देते थे। एक वस्तु लेते थे, उसके बदले दूसरी वस्तु से दे देते। विनिमय की प्रचलित पद्धति, प्रचलित मतलब जो आज प्रचलित है, वो मुद्रा विनिमय है। कौन सा विनिमय है? मुद्रा में, धन में किया जाता है। पैसों के माध्यम से आदान प्रदान करना मुद्रा विनिमय कहलाता है। मशीनी युग में कितनों के हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग में कितने ही हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है, अब हाथ से किए जाने वाले उद्योग धंधे अब मशीन से किए जाने लगे हैं। ऐसे में हाथ से काम करने वाले लोग या तो बेरोजगार हो गए हैं या पैतृक कार्य छोड़कर अन्य काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रश्न चौथा, बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? मशीनी युग में कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने के कारण बदलू की लाख की चूड़ियां अब कोई खरीदता नहीं था, जिसके कारण उसका व्यवसाय बंद पड़ गया। यह व्यथा थी जिसे बदलू लेखक से छिपा न सका। मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीन युग के कारण बदलू ने अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ दिया, उसे छोड़ देना पड़ा। लाख की चूड़ियों को वह वस्तु विनिमय के माध्यम से बेचा करता था। अब कांच की चूड़ियां सस्ती होने के कारण कोई लाख को पूछता न था। हरदम प्रसन्नचित्त रहने वाला बदलू अब मन में दुखी रहने लगा। कहानी से आगे, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से
चूड़ियों के अतिरिक्त और कौन कौन सी चीज़ें बनती है? लाख की चूड़ियों का सबसे अधिक निर्माण राजस्थान में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात में भी लाख पाई जाती है, इसलिए वहाँ भी लाख का सामान बनाया जाता है। लाख की चूड़ियाँ, लाख से केवल चूड़ियाँ नहीं बनती बल्कि आभूषण, खिलौने, सजावट की वस्तुएं भी बनाई जाती है। डाकघर व अन्य संस्थानों पर, ऑफिसेस में सामान को पैक करके सील बंद करने हेतु लाख का प्रयोग किया जाता है। कहानी से आगे। मशीनी युग में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। आपने आसपास से इस प्रकार परिवर्तन अपने आसपास से इस प्रकार के परिवर्तन चुनिए व लिखिए। मशीनी युग आने के कारण खेतों के मजदूर, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, लोहे का काम करने वाले लुहार, चमड़े का काम करने वाले मूची, बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के हाथ मशीनी युग के आ जाने के कारण कट गए हैं। युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार रह रहे हैं। भाषा की बात। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है? इस पंक्ति में दो भाव है, एक दुख है और दूसरा व्यंग। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हमें बनाने के लिए कहे गए हैं। पहला उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। अब पहले जैसे गीत कहाँ हैं? इन पंक्तियों में दुख और व्यंग्य दोनों छिपे, अर्थात आजकल के गीतों में वह माधुर्य एवं भाव नहीं है। आजकल के भोजन में वह स्वाद कहाँ? आजकल का भोजन पहले जैसा स्वादिष्ट नहीं है। यहाँ प्रश्न, यहाँ जो होना चाहिए, यह प्रश्न होना चाहिए। आजकल के भोजन में वह स्वाद कहाँ? आजकल का भोजन पहले जैसा नहीं है। अब अगला चरण है संज्ञा पर। संज्ञा के बारे में यहाँ बताया गया है। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान अथवा भाव अथवा दशा मतलब स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में सभी आ जाता है, व्यक्ति भी आ जाता है, प्राणी भी आ जाते हैं, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव, दशा, मन की दशा, स्थिति। संज्ञा के प्रकार मुख्यतः तीन होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष की और विशेष की ओर इशारा करती है। जातिवाचक में समूह आता है, इसमें कुछ द्रव्यवाचक सोना, चांदी इत्यादि आएगा। समूहवाचक सेना, सभा भी आ सकता है, जैसे कलेक्टिव नाउन आप कहते हैं। और भाववाचक में भाव होते हैं जो दिखाई नहीं देते। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष को बताता है अथवा उसके नाम के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, भारत, गंगा, दिल्ली, मुंबई, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय कहोगे तो व्यक्तिवाचक, पर्वत कहोगे तो जातिवाचक, गंगा कहोगे तो व्यक्तिवाचक, नदी कहोगे जातिवाचक, शहर जातिवाचक, कलकत्ता व्यक्तिवाचक। इस तरह राम व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, पदार्थ की पूरी जाति का बोध कर, समूह का बोध कराता है, जाति का बोध कर, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, नदी, देश, शहर, पुस्तक। जैसे हमने कहा, मनुष्य में राम है तो व्यक्तिवाचक, मनुष्य है तो जातिवाचक, नदी है तो जातिवाचक, गंगा है तो व्यक्तिवाचक, देश है तो जातिवाचक, भारत है तो व्यक्तिवाचक, शहर है तो जातिवाचक, बम्बई है तो व्यक्तिवाचक, पुस्तक है तो जातिवाचक, वसंत है तो व्यक्तिवाचक। संज्ञा का रूप परिवर्तन। जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा कैसी बनती है, उसका परिवर्तन कैसे होता है?
जैसे बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यत्व, लड़का से लड़कपन, देव से देवत्व, शिशु से शैशव, राष्ट्रीय से राष्ट्रीयत्व, पशु से पशुत्व, प्रभु से प्रभुता। ये क्या हुआ? बच्चा। बच्चा क्या था? जातिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा, देव जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हुआ है। अब विशेषण का भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? चतुर विशेषण है, चतुराई, उसकी चतुराई, वो चतुर है, राम चतुर है, राम की चतुराई। उपयोगी, वह वस्तु उपयोगी है, उसकी विशेषता होगी, उस वस्तु की उपयोगिता। आलसी से आलस्य, आलसी मनुष्य, मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए। गंभीर, गंभीर परिस्थिति विशेषण है, परिस्थिति का, परिस्थिति को हमें गंभीरता से समझना चाहिए, तो वो भाववाचक विशेषण हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। क्रिया से, चढ़ना क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? चढ़ाई, जगना जागरण, उतरना उतराई, सजना सजावट। सर्वनाम से, आप, आप मतलब यहाँ स्वयं से है, मैंने मेरा आपा खो दिया, वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। आप, आपा हो गया भाववाचक संज्ञा। निज सर्वनाम हो गया। निजत्व, जिसमें अपनत्व का भाव होता है। स्व, स्वत्व, ये है सर्वनामों से बने हुए भाववाचक संज्ञाएं। अब ऐसे ही आपको इस पाठ में आए हुए जो भी शब्द है उनको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक में विभाजित करना है। एक उदाहरण हमने दिया है, बदलू। बदलू, बदलू क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार हर इस पाठ में से जो भी शब्द आए हैं उन्हें इस प्रकार छाट छाट कर हमें लिखना है। इस तरह हमारा दूसरा पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ कि अगर आप समझ रहे होंगे और इस कार्य को अपनी कॉपी में पूरा कर लीजिए। और इस पाठ पर चर्चा करने के लिए हम लोग एक दिन गूगल मीट पर अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद।